सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। 8 फरवरी को आम इंतखाबात होने हैं और उन इंतखाबात के लिए आज का दिन, आज की तारीख बड़ी ही अहम है, चूँकि आज हल्का बंदियों से मुतालिक तमाम काम इलेक्शन कमीशन मुकम्मल कर चुका है। किसी भी वक्त अब नोटिफिकेशन हो सकता है और हल्का बंदियों की फिर अशात हो जाएगी। तमाम सियासी जमातों को हल्का बंदियों के हवाले से जो जो एतराज़ात थे वो इलेक्शन कमीशन ने सुने, उन्हें दूर किया। अब किसी भी दिन इलेक्शन के शेड्यूल का बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा और जब वो शेड्यूल आएगा तो ये सियासी कैंपेन जो कि सियासी जमातें इस वक्त भी एक दूसरे के खिलाफ चला रही हैं, अभी भी इलेक्शन का माहौल बना हुआ है, उस ऐलान के बाद इस माहौल में शायद और ज़्यादा गर्मी आ जाए, शायद और ज़्यादा बयानात और स्टांस एक दूसरे से के सियासी जमातों के तल्ख होते जाएं और शायद माहौल हमें इलेक्शन की तरफ जाते जाते और ज़्यादा कुछ संजीदगी की तरफ ले जाए। क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि इल्ज़ामात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मुस्लिम लीग नवाज़ पर लगाए जा रहे हैं और उन्हें न सिर्फ अभी हमने माजी में एक सियासी रिलीफ मिलते देखा बल्कि फिर एक अदालती रिलीफ भी नून लीग को मिला जब कल मियां साहब की बरियत का ऐलान हुआ। तो अब इन सारी चीज़ों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मखसूस जाविये से देख रही है, लेकिन जो दीगर सियासी जमातें जो कि नून लीग के साथ आहिस्ता आहिस्ता इत्तेहाद में शामिल होती जा रही हैं, उनका इस पूरी सूरत हाल को देखने का नज़रिया पीपल्स पार्टी से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। पीपल्स पार्टी को हमने ये देखा था, सुना था कि मोहसिन नकवी साहब की निगरान हुकूमत पर भी बड़े एतराज़ात थे, लेकिन फिर जरदारी साहब के इंटरव्यू ने उस तासुर को किसी हद तक ज़ायल किया और वहाँ से एक और बयानिया, एक और नज़रिया भी पीपल्स पार्टी का सामने आया। तो क्या अभी भी वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं? इसी पर गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं। दोस्त मोहम्मद खोसा साहब पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, सना मिर्ज़ा साहिबा सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्त मोहम्मद खोसा साहब, ये अगर किसी भी निगरान सेटअप से मुताल्लिक बात करनी हो तो आप मोस्ट रेलिवेंट पर्सन है। ज़ाहिर 2008 में आप भी केयर टेकर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। तो अब ये इस वक्त जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे मोहसिन नकवी साहब की हुकूमत पर या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनमें कुछ हकीकत थी? जरदारी साहब के बयानी से तो ऐसा लगा कि नहीं, ये कोई मसला ही नहीं था और ये सिर्फ सियासी बयानात की हद तक थे। तो कहाँ आप लोगों को क्या क्या एतराज़ात थे जो अभी भी मौजूद हों, ज़रा कुछ बताइएगा इस बारे में। जी बहुत मेहरबानी जी। सबसे पहले तो मैं आपकी दुरुस्ती कर दूं कि आई वाज नॉट अ केयरटेकर चीफ मिनिस्टर, आई वाज एन इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर इन 2008। दूसरी बात ये रही, आपने जो पंजाब हुकूमत के हवाले से निगरान हुकूमत के हवाले से बात की, तो मेरे ख्याल में जिस दिन से ये इंस्टॉल हुई है उस दिन से लेके आज तक हम लोग बड़े कैटेगोरिकली क्लियर हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू पे कि मरकज़ से लेके और सूबे से लेके ज़िले सतह तक इनकी जो कारकर्दगी है या इनकी जो इन्वॉल्वमेंट है या जो इनकी अपॉइंटमेंट्स हैं, ख़ास तौर पे अफसरान की जो ज़िलाई सतह पे, डिवीजनल सतह पे होती हैं, वो मुकम्मल तौर पे नहीं तो कमोबेश 100% ही मैं कहूँगा कि वो नून की मुशावरत से होती रही हैं। हम लोग ज़िलों के अंदर ये सारी बातें देखते सुनते रहे हैं। तो ये तो कहना बिल्कुल ही नामुनासिब होगा कि जी ये इम्पार्शल हैं। बिल्कुल पार्शियलिटी पहले दिन से इनकी नज़र आ रही है और हम देख रहे हैं और भुगत रहे हैं। बाकी इनकी कारकर्दगी जो है आप देख लें, आपसे किसी से पोशीदा नहीं है। जरदारी साहब का मतमा नज़र अपनी जगह ठीक है, उनका एक अपना ताल्लुक है, एक उनका अपना उनके साथ एक वास्ता है, लेकिन पॉलिटिकली स्पीकिंग हम इन प्रॉब्लम से उनको भी आगाह करते रहे हैं, चेयरमैन बिलावल को भी आगाह करते रहे हैं और मखदूम यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, अहमद महमूद साहब को और उस तरफ राजा परवेज़ अशरफ साहब और उनके साथ जो सूबाई टीम है पंजाब की, उनको तमाम दोस्त अहबाब अपने अपने इजला के हालात जो हैं उनसे बाखूबी आगाही देते रहे हैं और अमूमी तौर पे प्रॉब्लम्स जो हैं अक्रॉस द बोर्ड सब के साथ हैं, हर ज़िले में हैं, पंजाब के ख़ास तौर पे। तो ये कहना तो खोसा साहब, ये पीपल्स पार्टी के अलावा और किसी जमात को एतराज़ क्यों नहीं हो रहा? ये आप देखें कि ना JUI को इस तरह का कोई एतराज़ है, वो तो ये नहीं कह रहे कि उनका एतराज़ है, लेकिन वो मुख्तलिफ नौइयत का। अगर आप ये देखें तो पंजाब में तो JUI है ही नहीं। पंजाब में तो बेसिकली प्रेडोमिनेंटली तीन जमातें ही हैं। एक काफ हुआ करती थी, वो PTI का हिस्सा है। किसी हद तक काफ जो है वो 2-3 सीटों की हद तक महदूद हो गई है चौधरी शुजात साहब और उनकी इमीडिएट फैमिली के हवाले से। जो तीन मेन स्टेक होल्डर्स हैं पंजाब की सियासत के अंदर, जिसमें पीपल्स पार्टी है, नून लीग है और PTI के हालात आप खुद देख रहे हैं।
कि उनके साथ क्या बर्ताव और सलूक किया जा रहा है। एक और तजर्बा किया जा रहा है आईपीपी के लिहाज से। तो जाहिर बात है जिन्होंने आईपीपी क्रिएट किया उन्होंने थोड़ा सा उसको लेवरेज तो देना ही है ना, स्पेस तो देनी ही है। उनकी तरफ से आपको कंप्लेंट्स कम आएंगी। प्राइवेट गैदरिंग्स में उनकी कंप्लेंट्स होती हैं कि जिनके आसरे पे और जिनकी दिलासे पे और जिनकी डायरेक्शन पे लोग आईपीपी में गए, वहाँ पे भी जाके अगर उनको हर सतह के ऊपर जो है वो नून लीग को ही फेस करना है, इंतज़ामी तौर हो या जो भी मामलात हो, तो फिर उनका आईपीपी में होने का फ़ायदा वो तो समझ रहे थे कि शायद आईपीपी में जाके उनको एक क्लियर स्पेस मिल जाएगी, जो कि उनको नहीं मिल रही, ऑब्वियसली नहीं मिल रही, जिसकी वजह से वो कंप्लेन कर रहे हैं। तो इम्पार्शियलिटी तो पंजाब निगरान हुकूमत बिल्कुल नहीं है। आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट। सही। तो अब खो साहब अब ये जो वक्त रह गया इलेक्शन में वो 60-65 दिन का, तो इन दिनों में अगर ये तहफ़्फ़ुज़ात आपके दूर नहीं हुए तो फिर पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ पर आपकी अक्सरियत होगी, तो फिर आप विफाक में कोई नंबर गेम का हिस्सा बन सकेंगे। तो फिर आप किसी इत्तेहाद की तरफ देख रहे हैं इस वक्त? स्ट्रैटेजी फिर आगे चलकर क्या होगी नून लीग का? उसके अपने स्ट्रॉन्ग जोन में कैसे मुकाबला कर पाएंगे फिर आप? देखिए जी, पहले तो इलेक्शन का तबल बजे ना जी। जिस दिन इलेक्शन का तबल बजेगा ये मामला तो उसके बाद के हैं। लेकिन जहाँ तक बात है इलाकाई तौर पे या सूबाई तौर पे अगर आप इस हवाले से बात करें, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नून लीग की इदारों की हद तक तो शायद कबूलियत होगी, लेकिन अवाम में मकबूलियत उनकी बिल्कुल नहीं है। हम लोग तो ग्राउंड लेवल पे रहने वाले लोग हैं, पब्लिक में उठने बैठने वाले लोग हैं। मैं तो आपको बड़ी वजाहत से ये बात बता रहा हूँ। खोसा साहब, बस मैं सना साहिबा की तरफ जाने से पहले आप ये बता दीजिएगा, पंजाब में अवाम में मकबूलियत किसकी है फिर, कौन सी जमात की है? इस वक्त तो मैं समझता हूँ कि शायद अगर फ्री हैंड किसी हद तक मिलता, तो इनकी रॉन्ग डूइंग्स की वजह से और इनकी गलत पॉलिसीज़ की वजह से अभी भी दबा हुआ है, लेकिन मकबूलियत जो है वो शायद पीटीआई की इनकी निस्बत ज़्यादा है। अच्छा, और ये तो इन दोनों का मवाजना हो गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर कहाँ स्टैंड कर रही है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने ग्राउंड स्टैंड कर रही है जी, बिल्कुल। और आप देखेंगे पंजाब के इंशाल्लाह हर हल्के में, चाहे वो सेंट्रल पंजाब हो या नॉर्दर्न पंजाब हो या साउथ पंजाब हो, हर सीट के ऊपर इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। एंड वी आर वेरी होपफुल बिकॉज ऑफ चेयरमैन बिलावल्स कैंपेन और उनकी जो एक सियासी पेशरफ्त वो कर रहे हैं, उसकी वजह से रोज़ बरोज़ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पब्लिक में तक़वियत और अहमियत मिल रही है। अच्छा, तो सना मिर्ज़ा साहबा, ये बड़ी हकीकत पसंदी के साथ गुफ्तगू की है खोसा साहब ने, ख़ासतौर पर ये पंजाब की हद तक जो एक इस वक्त इन्होंने ग्राउंड रियलिटी बताई जो कि इनके मुताबिक है। तो अब ये आने वाले दिनों में, ये 60-65 दिन में क्या इतना मौका होता है कि इलेक्शन कैंपेन अगर किसी पार्टी की स्ट्रॉन्ग हो तो वो पब्लिक में अपना स्पेस बना सके? हमने देखा माजी में सारी सियासी जमातें एक साथ थीं, लेकिन अभी पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो राइवलरी है वो सबके सामने, और उससे माहौल एक ज़ाहिर एक इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, खासा तल्ख, और एक अब उसमें शायद मज़ीद भी शिद्दत आ सकती है अगले आने वाले चंद दिनों में। बहुत शुक्रिया अहबाब आपका। देखें, कोसा साहब मेरे लिए बड़े रिस्पेक्टफुल हैं, मैं इनको बड़ा एडमायर भी करती हूँ एज अ पॉलिटिशियन और इनकी तर्ज सियासत को भी। लेकिन मैं बिल्कुल अदब के साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चाहूँगी कि मैं उनको शेयर ज़रूर करूँ आपके प्लेटफॉर्म पे। एक तो हमें ये समझना पड़ेगा कि पीपल्स पार्टी का वोट बैंक कहाँ पर स्टैंड करता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक कहाँ स्टैंड करता है, और नून लीग का वोट बैंक पंजाब में कहाँ स्टैंड करता है। देखिए, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई थी तो उस वक्त उन्होंने नून लीग के वोट बैंक को उस हद तक नहीं डेंट पहुंचाया था जितना उन्होंने पीपल्स पार्टी के वोट बैंक को पहुंचाया था। अगर मैं ये कहूँ कि पंजाब में नून के बाद पीपी बड़ी जमात थी, तमाम तर दबाव और मसाइल के बावजूद हम जितना मर्जी कह लें कि पीपल्स पार्टी का वोट बैंक पंजाब में नहीं था, मेरा ख्याल है ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की बेस पंजाब में बनाई गई थी, इसलिए वो वोट बैंक स्टैग्नेंट अपनी जगह मौजूद था। लेकिन जब पीटीआई आई तो उन्होंने पीपी का वोट तोड़ा इंस्टेड ऑफ मुस्लिम लीग नून। अब आपको देखना ये होगा कि जब पीटीआई के ऊपर बुरा टाइम आया है या जो मसाइल अब उनके साथ हो रहे हैं, तो क्या पीपी वो वोट बैंक वापस ले पाती है या फिर नहीं। नो डाउट नून लीग का वोट बैंक भी उस 16 माह की हुकूमत की वजह से टूटा है जो परफॉर्मेंस उनकी रही है। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा, जो कि वोटर नहीं समझना चाहता, कि वो जो 16 माह की हुकूमत थी उसमें एक अकेली नून लीग नहीं थी बल्कि 16 जमातें थी। तो आई थिंक ये वोटर इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, वो इंटरेस्टेड सिर्फ इसमें कि जो चेहरा उसको दिखाया गया वो शहबाज शरीफ साहब का था, तो आया वो उसकी बिना पर उस 16 माह की परफॉर्मेंस के ऊपर नून को वोट देता है या नहीं देता। बड़ी तादाद में हर बंदा
सर्वेस करवा रहा है पंजाब में, कोई ये कह रहा है कि 90% नून लीग डूब गई, कोई कह रहा है जी 50% डूब गई। लेकिन आई थिंक जब तक इलेक्शन का सही मायनों में माहौल नहीं बनेगा, हमारे लिए प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होगा कि नून लीग कहां स्टैंड करती है, क्योंकि पंजाब में स्ट्रेंथ नून लीग की थी, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की नहीं थी। अब जहां तक पीटीआई की बात है तो ये एक बहुत बड़ा टास्क होगा। ये जो वुकला की टीम और एक फौज बनाई जा रही है पीटीआई की तरफ से, लोग इसके ऊपर ये भी बात कर रहे हैं कि ये बड़ा मजे का खेज प्लान है, लेकिन देखना ये होगा कि आया ये प्लान कामयाब होता है या नहीं होता है। ये जो बैरिस्टर गौहर साहब की तैनाती है, उसको एक हल्का अगर क्रिटिसाइज कर रहा है तो दूसरा हल्का इसको अप्रिशिएट भी कर रहा है। मैं उसकी गहराई में जाए बिना सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा आइडियल मौका है। बिलावल साहब की शक्ल में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में आप देख लें 60 से ऊपर के लोग हैं जो कि लीड कर रहे हैं। बिलावल साहब को स्पेस मिलना चाहिए, वो एक बहुत अच्छे एज अ फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर काम कर चुके हैं और उनको वो स्ट्रेंथ देनी चाहिए उनके वालिद की तरफ से, जो वो नहीं दे रहे हैं। आज भी अगर जलसे में खड़े होकर जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि जी वो अंडर ट्रेनिंग है, तो आप मुझे ये बता दें कि फिर बिलावल साहब के स्टेटमेंट्स को, बयानात को और उनकी तकारीर को संजीदा कौन लेगा? जब उनके अपने घर के लोग ये कहेंगे कि जी अभी तो इनकी ट्रेनिंग खत्म नहीं हुई है, तो इसका मतलब ये कि आपने एक अंडर ट्रेनिंग शख्सियत को या पॉलिटिकल फिगर को आपने कैसे मैदान में इस पॉइंट पर सना साहब खोसा साहब के सामने अभी रखते हैं। लेकिन अब ये आप बताइएगा कि जिस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब की एक के बाद एक रुकावट दूर हो रही है और वो एक के बाद एक चैलेंज अबूर करते जा रहे हैं, अभी एवन फील्ड में ही बरियत हो गई है, अगर आगे जाकर उनकी नाअहली भी खत्म हो जाती है और फिर ज़ाहिर है वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं और अपनी इलेक्शन कैंपेन को तो चला ही रहे हैं, तो ये कितना फ़ायदेमंद नून लीग के लिए हो सकता है और इसका कितना नुकसान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हो सकता है अगर मियां साहब अहल हो जाएं इलेक्शन लड़ने के लिए? देखिए मेरा ख्याल है कि नून लीग के साथ तो अभी वही वाली मिसाल है कि पांचों उंगलियां घी में है और सर कढ़ाई में उनका, तो उनके लिए तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि ख़राब हो रही है। जब ये तय कर लिया जाता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी ने आना है तो फिर वो आके ही रहती है, तमाम तर नेगेटिविटी के साथ, तमाम तर एक ऐसे माजी के साथ जिसके ऊपर वो क्रेडिट नहीं लेते, बल्कि वो ये कहते हैं कि जी ये 16 माह हमारे अकेले के नहीं है जो फैसले हमने किए। आई थिंक ये तय है कि मुस्लिम लीग नून ने आना है। अब कितनी अक्सरियत के साथ आना है ये ज़रूर है कि 2/3 मेजोरिटी के साथ नहीं आना, लेकिन कितनी स्ट्रेंथ के साथ आना है ये देखना होगा। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वे ऑफ पॉलिटिक्स है वो इसलिए ज़्यादा पसंद है कि वो लास्ट मोमेंट के ऊपर गेम को चेंज करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन वो गेम तभी चेंज होगा जब वो उसे अप्रूव होकर आएगा। अदरवाइज जो चीज़ नून लीग के हक में है वो नून लीग के हक में ही होके रहेगी। जहां तक केसेस की बात है तो मैं क्विकली इस पे ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये केसेस एक एक करके खत्म होने हैं, लेकिन डिबेट इस वक्त ये हो रही है कि क्या वाकई ताहयात नाअहली अपनी जगह स्टैंड करती है, या फिर जो लेजिस्लेशन पार्लियामेंट फ्लोर से मेरा ख्याल है 50 से ज़ायद लेजिस्लेशन जो चंद रोज में की गई थी, 56 के करीब, उसमें एक लेजिस्लेशन ये भी थी कि जी 5 साल की नाअहली की मुद्दत है और वो नाअहली मियां सब खत्म कर चुके हैं, तो उसके बाद उनके लिए ग्राउंड कितना लेवल है। एक आखिरी बात कि अगर ये पार्लियामेंट जो अगले इलेक्शन के बाद बनती है उसमें नून लीग अगर 2/3 मेजोरिटी के साथ नहीं आती, तो मियां साहब जैसी शख्सियत में और शहबाज शरीफ साहब जैसी शख्सियत में बड़ा वाज़ेह फर्क मौजूद है। शहबाज शरीफ साहब ने तो 16 माह निकाल लिए, लेकिन नवाज शरीफ साहब के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि इतनी पार्टीज को साथ लेके वो एक जो चूचू का मुरब्बा बनेगा उस मुरब्बे को लेकर वो चले, क्योंकि उनकी और उनकी पर्सनैलिटी में दोनों भाइयों की बहुत बड़ा फर्क मौजूद है। तो आई थिंक ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। सही। तो खोसा साहब ये एक पहले टीवी इंटरव्यू में ये बात कहना और फिर आकर जलसे में पब्लिकली कहना कि अभी बिलावल भुट्टो जरदारी की तरबियत हो रही है, वो नौजवान वज़ीर ख़ारजा बने, बड़ा अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, तो फिर अब इस बात का एक इम्पैक्ट तो क्रिएट होगा। ये फिर लोग बिलावल साहब के बयानात को या उनकी गुफ्तगू को, उनके तहफ़्फ़ुज़ात और इल्ज़ामात को फिर कैसे संजीदा लें? पार्टी किसकी लाइन को फॉलो करेगी, जरदारी साहब की या बिलावल साहब की? नहीं, आप ये देखें ना जी, अल्लाह ताला मेरे वालिद साहब को ज़िंदगी से दे, मैं उनके एक्सपीरियंस को तो कभी भी मैच नहीं कर सकता। इसी तरह से जरदारी साहब ने जो सियासत के उतार चढ़ाव और जो सियासत देखी है अपनी सारी ज़िंदगी में, उसको फौरी तो बिलावल साहब मैचअप नहीं कर सकते ना। पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में, सियासत में और फिर सियासत में आके और एक पार्टी को लीड करना, जो हमेशा ही यूँ समझे कि मुक़्तदर हल्कों के जद में और निशाने पर रही हो, उसको लीड करना और उस माहौल को लीड करना कोई आसान बात नहीं है। मैं तो हमेशा यही बात कहता हूँ कि नाना की और वालदा की जो तरबियत है और उनका जो फ़लसफ़ा, उनका जो नज़रिया है वो अपना लें, और जो वालिद का तर्ज़ सियासत था अगर उसको अपना लें, मेरे ख्याल में बिलावल के पास एक बहुत लीथल कॉम्बिनेशन है, और जो इंशाअल्लाह ताला वक्त के साथ साथ आप देखेंगे। सना ने यहाँ पे थोड़ी देर पहले जो एक बात की, मैं उस पर थोड़ा सा कमेंट करना चाहूँगा। मियां नवाज शरीफ के हवाले से और पीपल्स पार्टी के हवाले से जो उन्होंने बात की कि पीटीआई ने डेंट दिया था पीपल्स पार्टी को प्रेडोमिनेंटली,
जिस तरह से नून लीग से लोगों को तोड़ तोड़ के और कंटेनर पे उस वक्त चढ़ाया गया था, वो ज़माना भी याद रखें। ज़रूर पीपल्स पार्टी के इलेक्टेबल जो थे उनको भी तोड़ने की कोशिश की गई, तोड़ा भी गया, वोटर्स को भी डिस्टर्ब किया गया, हल्कों को भी। एक छोटा सा कमेंट करूंगी, मैंने एक्चुअली ये नहीं कहा था कि लोगों को तोड़ा गया था, मैंने एक्चुअली ये कहा था कि जो वोट बैंक है, जो यंगस्टर, जो वर्कर्स वहां पे थे, वो क्योंकि एक यूथ का एक एलिमेंट पीटीआई चेयरमैन ने कैश कराने की कोशिश की थी, तो एक्चुअली वो उनके साथ गया था। I agree with you. वो एक स्वर्ग जो है वो जरूर हुआ था, वोट बैंक स्वर्ग हुआ था, एक खास माहौल बनाया गया था ना जी उस चीज के लिए भी, ऐसे ओवरनाइट तो नहीं हो गया था, द पैसेज ऑफ टाइम जो एक माहौल बनाया गया था उसमें उस यूथ को जो है एक डायरेक्शन दिखाई गई थी, जिसमें वो दिखाने वाले भी नाकाम हुए और जिन्होंने पेश किया था वो भी नाकाम हुए। वेयर डज द यूथ स्टैंड नाउ? आज की अगर आप बिलावल की तकरीर देखें क्वेटा की, उसमें उनका सारा फोकस ही यूथ के ऊपर था। अगर आप उनकी तकरीर का महवर मद्देनजर रखें तो उसमें उनका सारा फोकस ही, जहाँ पे उन्होंने BISP के हवाले से खवातीन को जो एक प्रिविलेज मिला हुआ है पाकिस्तान में, जो उनको फोकस करके एक इमदाद उनकी तरफ जारी थी, आज वही इमदाद उन्होंने जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसकी तरफ एक्सटेंड करने की बात की। सो यू सी, आप जैसे मैंने पहले कहा कि जरा इलेक्शन का तबल बजने दें, जब तबल बजेगा तो फिर हकीकत सामने आ जाएगी। अभी तो क्या सारा ये है ना जी, और अजम्पशंस हैं कि जी ये होगा या वो होगा। जहाँ तक यहाँ नवाज शरीफ की बात है, आपने सवाल किया सना से कि उनको यके बाद दीगर जो है रिलीफ मिल रहा है। मैं तो अक्सर टीवी प्रोग्राम पे ऑन रिकॉर्ड हूँ कि अगर यही कुछ करना है तो फिर इलेक्शन कराने की जरूरत क्या है? फिर जो मुक्तदर हल्के हैं उनको चाहिए कि जिसके सर पे वो ताज रखना चाहते हैं ताज रखते हैं। अरबों रुपए मुल्क के जो वैसे ही कंगाल मुल्क है, जो इन्होंने हाल कर दिया पिछले सालों में, मुल्क का खजाना खाली है, मुश्किलात से दो चार है, बॉर्डर्स हमारे जो हैं वो इस वक्त बड़े एक अजीब सी सूरत हाल में है, वहाँ पे टेंशन्स हैं, इंटरनल टेंशन्स हैं, फाइनेंशियल टेंशन्स हैं, पब्लिक बड़ा सफ़र कर रही है। तो फिर इतना बड़ा एक्सपेंडिचर करके ये सारा टोपी ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है? अगर किसी को सौंपना ही है तो सौंप दें उसको, बाद की बात में देखी जाएगी। जो सियासी जमातों ने करना होगा फिर वो करेंगी, उसके जिम्मेदार कौन होंगे वो फिर अपना तयन खुद करेंगे। आप ये देखें, आज मियां नवाज शरीफ को अगर रिलीफ मिल रहा है अदालतों से, तो मैं हमेशा यही बात करता रहा हूँ कि जो 2018 से पहले उनके साथ हुआ क्या वो गलत था, 2018 के बाद जो उनके साथ हुआ क्या वो गलत था, या जो आज हो रहा है वो गलत है? अगर तब सही था तो फिर जो आज हो रहा है वो गलत है। जो आज सही हो रहा है तो फिर कल जिन्होंने ये किया था सब कुछ मियां नवाज शरीफ के साथ, उनके भाई के साथ, उनके खानदान के साथ, क्या उनका भी एहतसाब हो गया? क्या वो भी अदालत के कटहरे में आएंगे? क्या वो भी जवाब दे देंगे, चाहे वो जिस इदारे से भी ताल्लुक रखते हो, अफवाज पाकिस्तान हो या अदलिया हो? मियां साहब तो अब एहतसाब वाले बयानिए से अब वो खुद एक स्टेप पीछे हो चुके हैं। अब वो इशारों कनायों में कभी कभार उसका जिक्र तो करते हैं, लेकिन अब तो उनकी पूरी की पूरी तवज्जो ये है कि आप जो माजी में हुआ वो हो गया, उसको उन्होंने अल्लाह पे छोड़ दिया। अब वो आगे मईशत को दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं, वो आगे देख रहे हैं, आप अल्लाह पे छोड़ने वाले जो कमेंट था वो भी बड़ा मानी खेज था जी। जब उन्होंने उनसे सवाल किया गया, मैंने वो उनकी वीडियो क्लिप देखा है जहाँ पे उनसे सवाल किया गया, उन्होंने कहा जी मैंने तो पहले ही अल्लाह पे छोड़ दिया था। फिर अगले जो उनका ये अल अजीजिया रेफरेंस के हवाले से उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने हंस के कहा कि वो भी हमने अल्लाह पे छोड़ दिया। पता नहीं उनके नज़दीक अल्लाह है क्या? क्या वो उस अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं जिनके ऊपर उन्होंने पहले कहा कि छोड़ दिया है, या फिर कोई ज़मीनी खुदा है जिनके ऊपर उन्होंने छोड़ा हुआ है कि वो खुद उनके हालात को ठीक करेंगे? ये तो फिर वक्त ही बताएगा। तो इसका मतलब ये है कि फिर अगर आगे अक्सरियती जमात नून लीग हुई, जैसे कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कुछ खदशात और शकूक व शुबात भी हैं, तो फिर आप हुकूमत साजी, आप हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, फिर उनके साथ नहीं बैठेंगे जिस तरह PDM में आप सब साथ बैठे हुए थे। देखिए जी, मेरा मानना मैं इस हद तक सना के साथ बिल्कुल अग्री करूँगा कि मियां नवाज शरीफ का किरदार और मिजाज और है, शहबाज शरीफ साहब का किरदार और मिजाज और है। अगर मुकम्मल अक्सरियत नून लीग को न मिली तो मैं समझता हूँ मियां नवाज शरीफ हुकूमत नहीं संभालेंगे। फिर वो जाहिर बात है मियां शहबाज शरीफ साहब को या किसी और का तो मुमकिन नहीं है, उनके ख़ानदान के होते हुए शहबाज शरीफ साहब को ही आगे लेके आएंगे और खुद पीछे बैठ के मामलात को देखेंगे। लेकिन अभी जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि देयर आर टू मेनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप्स। अभी तो काम शुरू होना है ना जी, अभी तो सियासी मैदान तो सजना है ना जी, उसमें आप देखें कि क्या होता है। We are very hopeful as far as People's Party is concerned that इंशाल्लाह अक्सरियत हम बना देंगे। की तरफ जाने से पहले एक आखिरी सवाल आपसे कि ये
किसी और का तो इम्कान ही नहीं है। वो ये वाला इम्कान तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी नहीं होता। आप देखें कि जरदारी साहब को अभी भी बिलावल साहब की तरबियत वो कह रहे हैं कि अभी होनी है, मजीद उनको ट्रेन करना है। इसके बावजूद भी पार्टी चेयरमैन वही हैं, इसके बावजूद भी प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट भी वही हैं। तो ये एक फैमिली पॉलिटिक्स जो है उससे बाहर निकल के तो किसी और को कोई ओहदा मेरिट पर शायद दिया ही नहीं जाता, चाहे वो बदकिस्मती से कोई भी सियासी जमात। आप ये देखें 2008 में आसिफ अली जरदारी साहब भी तो वजीर आजम बन सकते थे, उनकी हमशीरा भी तो बन सकती थी। उस वक्त खानदान क्यों नहीं बना? उस वक्त मखदूम यूसुफ रजा गिलानी, अमीन फहीम और चंद और साहिबान का नाम जो ज़ेर गौर था, उनके नाम क्यों ज़ेर गौर रहे? और फिर बिलाखिर मखदूम यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है वो वजीर आजम पाकिस्तान बने और बाइख्तियार वजीर आजम साहब बने। जब उनको हटाया गया, यही मियाँ नवाज शरीफ जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से मुनकर हुए और उनके खिलाफ उस वक्त जाके अदालत में पेश हुए, उनके हट जाने के बाद कौन बना? जरदारी साहब बने, उनकी हमशीरा बनी, उनके खानदान में से कोई और बना या राजा परवेज अशरफ साहब बने। सो ये स्पेस पीपल्स पार्टी देती है अपने साथियों को और कारकुनों को, उधर नहीं है। एक शख्स था जिसको उन्होंने उस इंटरम पीरियड के लिए वो 6 महीने के लिए जो है उनको वजीर आजम नामजद किया था, शाहिद खाकान अब्बासी साहब। देख लें आज उनके साथ क्या हालात है, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते किसी और को। तो ये बातें जो है, और दूसरा अभाम जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए। जरदारी साहब के हवाले से, बिलावल साहब के हवाले से जो एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा था कि शायद बाप बेटे के दरमियान कोई इख्तलाफात हैं या कोई इस तरह की बात है या उस तरह की बात है, वो तमाम अभाम क्लियर हो जाने चाहिए, खास तौर पे आज के यौम तासीस के प्रोग्राम के बाद। सही। तो अब सना मिर्ज़ा साहब, जो बात बिलावल साहब ने, जब जरदारी साहब ने जो बात इंटरव्यू में कही थी, कमोबेश उसी से मिलती जुलती बात आज उन्होंने कुछ मुख्तलिफ अल्फाज के साथ आज जलसे में भी उन्होंने कही। तो अब ये बताएं कि ये बिलावल साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट होना चाहिए जो कि अभी जरदारी साहब के बकौल ज़ेर तरबियत हैं, या फिर खुद जरदारी साहब को ये बार अपने ऊपर उठा कर रखना चाहिए और वो आएँ और रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि ज़ाहिर है उनका तजुर्बा भी ज़्यादा है, पॉलिटिकल विजडम भी ज़्यादा है? देखिए, मेरा ख्याल तो ये है कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम जरदारी साहब के ऊपर जिम्मेदारी डाल दें, क्योंकि एक उनके हेल्थ फैक्टर्स भी हैं, दूसरा ये कि इस वक्त उनको भी पता है कि जो सियासत की डायनामिक्स है, खासतौर पर पीटीआई के आने के बाद, ये अलग बात है कि जो उनके लीडर हैं वो खुद 70+ हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को काफ़ी एनर्जेटिक रखा हुआ है। तो आई थिंक उनके लिए बड़ा ज़रूरी था कि वो बिलावल साहब को इस्तेमाल करें, और उनको भरपूर तरीके से इस्तेमाल भी किया गया है। लेकिन जिस तरह पिछली पार्लियामेंट में भी हर स्टेज, हर मौके और हर कदम के ऊपर जरदारी साहब उनके साथ रहे, उन्होंने ना सिर्फ उनको एस्कॉर्ट किया बल्कि साथ साथ उनकी ट्रेनिंग भी पॉलिटिकल वो करते रहे। तो आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी है कि जरदारी साहब उनके साथ रहें, लेकिन इवेंचुअली उनको फ्रंट के ऊपर बिलावल साहब को लाना पड़ेगा। बिलावल साहब की जो तरीक़ाकार है पॉलिटिक्स का, इसमें अब कोई दो राय नहीं है मेरी अपनी नज़र में कि वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है जरदारी साहब से। जरदारी साहब मसलिहत पसंदी से काम लेते हैं, जबकि बिलावल साहब एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं। यही चीज़ मरियम साहिबा में भी मौजूद है कि वो भी एग्रेसिव पॉलिटिक्स करना चाहती हैं। ये अलग बात है कि वो अभी पॉलिटिक्स को उतना नहीं समझी है जितना बिलावल साहब समझ चुके हैं। तो आई थिंक ये समझना होगा कि जरदारी साहब बिलावल साहब को इस स्टेज पर नहीं छोड़ेंगे। जो बात की जा रही है कि बिलावल साहब अगले प्राइम मिनिस्टर के क्या, आई थिंक ये एक माहौल जरूर बनाया जा रहा है, लेकिन इस मर्तबा पीपल्स पार्टी की बारी शायद ना आ सके, क्योंकि पीपल्स पार्टी अभी तक उतनी गुड बुक्स में नहीं आई है। जो भी कुछ कर लें आप, लेकिन ये एक नजरियाती पार्टी है, एक इनकलाबी पार्टी आप भले से ना भी कहें, और नजरियाती पार्टी को घुटनों के बल बिठाना बड़ा मुश्किल होता है। नून लीग से कुछ एक्सपेक्टेशंस की जा सकती हैं, लेकिन ये कि पीपल्स पार्टी के लिए कुछ मसाइल बहुत गंभीर होते हैं जब वो इख्तिदार में आते हैं। तो आई थिंक जरदारी साहब जब तक पार्टी को लीड कर रहे हैं वो उन मसाइल से निमट सकते हैं, लेकिन बिलावल साहब एक ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में उनको कंट्रोल्ड पॉलिटिक्स और कंट्रोल्ड इख्तियार देना बड़ा मुश्किल होगा। तो बिलावल साहब यकीनन पार्लियामेंट का हिस्सा होंगे, लेकिन उनकी रहनुमाई के लिए जरदारी साहब की मौजूदगी, और आज जिस तरह आपने स्पीच में देखा कि वो कुछ कह रहे थे, दूसरे कुछ कह रहे थे, तो आई थिंक वो बार बार अपनी पोजीशन को जस्टिफाई कर रहे हैं कि जी जो बिलावल साहब की लाइन है वो एक्चुअली पार्टी की लाइन नहीं है, लेकिन क्योंकि बिलावल साहब जवान खून है तो वो कुछ भी बात कर सकते हैं। तो ये लेवरेज देके, वो कैरेट एंड स्टिक तो नहीं कहूंगी, लेकिन ये लेवरेज देके वो कोशिश कर रहे हैं कि बिलावल साहब को स्पेस दें कि वो अपने तरीका पॉलिटिक्स को कंटिन्यू कर सके, लेकिन जो पार्टी की जो पॉलिसी है उसके ऊपर जरदारी साहब जो है वो एम्फसाइज किए हुए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सना मिर्ज़ा साहिबा। दोस्त मोहम्मद खोसा साहब हमारे साथ मौजूद थे। दोनों मौजूद मेहमानों की गुफ्तगू का ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान के माशी अशारिये इस वक्त मुस्बत सिमत में जा रहे हैं। एक मुस्बत रुझान पाकिस्तान की ओवरऑल इकॉनमी को लेकर सामने आया है, उस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और पाकिस्तान की मईशत इस वक्त एक इंतहाई मुस्बत सिमत की जानिब गामज़न है। ना सिर्फ पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट बड़े बड़े इस वक्त रिकॉर्ड बना रही है, ऑल टाइम हाई पर है, बल्कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में भी इस वक्त जो शुरू के 4 माह हैं इस रवा माली साल के, उसमें खातिर खा इजाफा देखा गया है। जो पाकिस्तान की रीजनल कंट्रीज़ को यानी जो करीबी ममालिक हैं उनको जो एक्सपोर्ट्स है, जिसमें अफगानिस्तान है, जिसमें चाइना है, बांग्लादेश है, द्वीप है, मालदीप है, उनको जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं उसमें 14.21 14.21% इजाफा हुआ है। और इन ममालिक को जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं वो पाकिस्तान की ओवरऑल एक्सपोर्ट का कोई 14.76 यानी इसको राउंड ऑफ अगर आप करें तो ये पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स का 15% बनता है। तो ये इजाफा आगे मजीद चलकर कितना ज़्यादा हो सकता है, जो इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी को मजबूत करने के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं, जो SIFC के थ्रू सरमायाकारी पाकिस्तान आ रही है, इसका ओवरऑल क्या फ़ायदा पाकिस्तान की इकॉनमी को होना है, इसी पर गुफ्तगू करते हैं। खाका नजीब साहब साबिक मुशीर हैं वज़ारत ख़जाना के, माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये हम एक्सपोर्ट्स को इस वक्त देख रहे हैं कि वो भी राइज हो रही हैं, स्टॉक मार्केट भी ऑल टाइम हाई जा रही है। एक आम इन्वेस्टर है, एक सरमायाकार है, उसका पाकिस्तान में सरमायाकारी के एक ट्रस्ट भी डेवलप हो रहा है। तो ये कितने ज़बरदस्त स्टेप्स हैं जो पिछले 1 साल में लिए गए हैं और पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त ऐसा लग रहा है कि अब बूस्ट करने वाली है और आहिस्ता आहिस्ता वो इस्तेहकाम मिल रहा है पाकिस्तान को। तो 2 तरह से पाकिस्तान की इकॉनमी को देखा जा सकता है कि एक तो अर्ली साइंस ऑफ रिकवरी जो हैं वो इकॉनमी में आया हैं, और IMF ने अपनी प्रेस रिलीज में खुद इसका इन्हिसार उन चीज़ों पे करते हुए, लार्ज स्केल को देखते हुए, फिस्कल कंसोलिडेशन को देखते हुए, यानी कि मालियाती खसारे को कम होते हुए देखते हुए, थोड़ा सा एक्सटर्नल सेक्टर को चैलेंजेस में है बट थोड़ी सी रिकवरी देखते हुए खुद ही किया है उन्होंने, कि इन चीज़ों पे इन्हिसार करते हुए उन्होंने ये देखा है। मैं इसको आगे समझता हूँ कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी थोड़ी सी बढ़ी है, उसकी वजह से थोड़ी सी एक्सपोर्ट जो पिछले माह की है उसने वापस जो है जो तनज़्ज़ुली का सफ़र था एटलीस्ट वहाँ से निकल आई है। इसी तरह रेमिटेंसेस की जो हैं वो भी थोड़ी सी जो वापस आई हैं, उसकी वजह क्योंकि हमने डी-डॉलराइजेशन पे काम किया, हमने काम किया कि हमारी जो इस वक्त एक बहुत बड़ी जो मार्केट क्रिएट हुई थी, जो इलिसिट इलीगल मार्केट थी, हम उसमें से निकले। दूसरा इस सब का असर ये है कि पाकिस्तान का जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है वो लोकल PSX में भी वापस आया। जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है वो 40,000 पे था, KSE 100 जो इस वक्त 60,000 को क्रॉस कर गया। ये 50% का जो राइज है वन ऑफ द फास्टेस्ट इन पाकिस्तान हिस्ट्री है। अब इसके अवामिल क्या हैं असर? देखें, अवामिल सबसे बढ़ के तो ये है कि IMF का प्रोग्राम जुलाई में हो गया, उसको हमने फॉलो थ्रू करके पाकिस्तान का एक पहला रिव्यू जो है वो 30 सितंबर के टारगेट्स पे बेस करके कंप्लीट कर लिया। नंबर 2, आपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फोर्समेंट जो की है वो किस तरह से स्मगलिंग को कुछ रोकने की कोशिश की है, या एटलीस्ट उसका आपने एक जिसे कहेंगे पब्लिक सिग्नलिंग की है कि हम ये चाहते हैं कि हम ये करें। फिर आपने होर्डिंग पे तो ज़रूर आपने एक एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फोर्समेंट के थ्रू कंट्रोल करने की कोशिश की। अफगान ट्रांजिट ट्रेड पे रेगुलेटरी मेजर्स भी लिए गए और दूसरे भी जो चेंजेस रिक्वायर्ड थे कि 10% सेस लगाया गया, कुछ कंटेनर्स को की चेकिंग शुरू की गई। ये सारे काम जो हैं आपने किए, बैंक गारंटी मांगी गई, और आखिर में डी-डॉलराइजेशन की तरफ एक कैंपेन भी चली और लोगों को जो मार्केट से बाहर जाकर ओपन मार्केट जो है, 2 मार्केट्स हैं, एक इंटरबैंक स्टेट बैंक के पास, एक ओपन मार्केट हम अलाउ करते हैं, और एक मार्केट इलिसिट कायम हुई थी, उसको भी हमने रोका, और इनका थोड़ा सा असर जो है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस में दिखाई दिया। आखिरी बात, SIFC के थ्रू आपने कंसिस्टेंटली कोशिश शुरू कर दी है कि आप चाहे वो किसी भी जगह पे कोई होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से अगर कोई मुश्किलात आ रही हैं तो एक तो मुल्क को वो क्लियर करते रहेंगे, मतलब 5G का डिले हो रहा है तो उसमें से निकलें। ये तो मैं वो बातें बता रहा हूँ जो लोकल लेवल पे। दूसरा, आप सिग्नल कर रहे हैं कि आप दुनिया भर को कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान को देखिए, हम डेट इंस्ट्रूमेंट्स तो ले ही रहे हैं, हम IMF के साथ तो चल ही रहे हैं, पर देखें रेकोडिक में, पर देखें एग्रीकल्चर में, पर देखें टेलीकॉम में, पर देखें डिफेंस में, ये सारे वो एरियाज़ हैं जहाँ पे हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए। ये क्यों है? मैं सिर्फ एक फिगर देता हूँ। पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट टू GDP 14% है। जिन मुल्कों ने तरक्की की है, जिन मुल्कों ने, और मैं किसी एक को भी अलहदा नहीं करता, ईस्ट एशियन मिरेकल, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडिया एंड बांग्लादेश, यही है ना मुल्क जिन्होंने पिछले 10-20 साल में दिखाया है, एंड चाइना, इनमें सब में ये रेशियो 30 से 35% था। अगर आपने भी साउथ कोरिया की तरह ग्रो करना है तो इसको बढ़ाना है। FDI, FPI, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, इसका एक अहम जोश है।
तो खाकन साहब, ये SIFC के थ्रू इन्वेस्टमेंट तो अब ये सिलसिला समझे शुरू हो चुका है। UAE के साथ जो पाकिस्तान का एक मुआहदा हुआ, अभी दीगर ममालिक की भी जो इन्वेस्टमेंट आनी है, ये कोई 70 अरब या 100 अरब डॉलर के करीब ये इन्वेस्टमेंट आ जाती है। तो SIFC के थ्रू क्या एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने पर भी काम हो रहा है और इसके थ्रू पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स पर भी फोकस किया जा रहा है? चूँकि ज़ाहिर एक्सपोर्ट्स भी इकॉनमी का एक बड़ा अहम फैक्टर होता है, और ये जिस तरह रीजनल कंट्रीज़ के साथ ये एक्सपोर्ट में हमने 14% का राइज देखा है, तो ये क्या ओवरऑल पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को पुश करेगा आगे की तरफ? So the future not is in reducing imports. ये लोग बहुत बात गुफ्तगू करते हैं कि जी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कीजिए, इंपोर्ट्स को रोकिए। असल कहानी जो है वो ये है कि पाकिस्तान का एक्सपोर्ट टू GDP जो है वो 9 और 10% से बढ़ नहीं रहा। फिगर्स, फैक्ट्स हमेशा याद रखिए। जिन ममालिक ने तरक्की की है वो 20 से 40% ऑफ देयर GDP या इकोनॉमी का जो हुजम था वो एक्सपोर्ट करते थे। तो पहले तो इस बात को हम बिल्कुल क्लियर हैं इस बात पे कि एक्सपोर्ट इन द नेक्स्ट 5 years शुड सब्सटेंटिवली इंक्रीज। अब उसके लिए पाकिस्तान में हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ पे लानी है? अगर आप रेकोडिक के अलावा भी वहाँ पे माइंस एंड मिनरल्स में काम करेंगे तो ये एक्सपोर्ट के लिए आपको आसानी पैदा करेगी। अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे तो आप पाकिस्तान में एक्सपोर्ट की तरफ बढ़ेंगे। सो ये पैसे की ही बात नहीं है। एक तो ये याद रखिए कि ये सारी गुफ्तगू पैसे के इर्द गिर्द हो रही है, और मुझे मालूम है कि हम इन द शॉर्ट रन भी अभी MOU साइन कर रहे हैं। हम ये एस्टिमेट्स इस तरह से आ रहे हैं कि जो इंटरेस्ट जो है शो हो रहा है वहाँ से ये एस्टिमेट्स डेवलप हो रहे हैं। अब लेट्स होप कि ये पैसे तो आते हैं, हमें फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं है, पर हमें साथ साथ टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र की भी ज़रूरत है, हमें मैनेजरियल ट्रांसफ़र की भी ज़रूरत है, इंडस्ट्री में भी ज़रूरत है। और हमें समझदार होना है कि माइंस एंड मिनरल्स तो ठीक है बिकॉज हमें उसको एक्सपोर्ट करने में मदद मिलती है, पर हमें एग्रीकल्चर हमारा एक लो हैंगिंग फ्रूट है। ये हमारी 5 से 10 अरब डॉलर की जो इंपोर्ट है उसमें भी मदद देता है, पर जो हमारी एक्सपोर्ट का हुजम है ये लो हैंगिंग फ्रूट है, क्योंकि ये 1 से 3 साल में बहुत जल्दी इस पे तब्दीली लाई जा सकती है। और तीसरा आपका सर्विसेज सेक्टर को ना भूलिए। पाकिस्तान में लोग सर्विसेज सेक्टर की एक्सपोर्ट को भूल जाते हैं, इसका बहुत बड़ा पोटेंशियल है। 23 साल से कम उम्र के बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, इंग्लिश स्पीकिंग है। सर्विसेज सेक्टर IT और ITES रिलेटेड जो है उसको भी तकवीत देना बहुत ज़रूरी है। ये पाकिस्तान का फ्यूचर है, तो इसको बनाने के लिए याद रखिए कि आपको जो कलीदी काम है ना वो भी करने हैं अगले 5 साल में। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ईदी जो काम है अगले 5 साल के वो ना कीजिए। और उसमें पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर ठीक होना, डीरेगुलेट होना, पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट क्रिएट करने की एम्बियंस क्रिएट करना, आसानियाँ पैदा करना, फिर जो लोकल डोमेस्टिक है उसकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लाना। सही। और खान साहब, मैं इसी पॉइंट की तरफ आता कि ये इन सारे ये इस वक्त जो एक मईशत का हम इस्तेहकाम आहिस्ता आहिस्ता आते देख रहे हैं, तो ये जो इसका फिर ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो एक आम सारिफ तक वो इस सूरत में पहुंचे कि महंगाई में कुछ कमी आए, गैस की कीमतें कुछ अंडर कंट्रोल हों, हम ये जो हर 15 दिन में ऑयल कीमतें आगे पीछे होता देखते हैं इसमें एक इस्तेहकाम आए। तो ये इस लेवल तक पहुँचने के लिए भी पाकिस्तान को मज़ीद कितना इंतज़ार करना पड़ेगा? आई एम रियली ग्लैड कि आपने ये सवाल पूछा। देखिए, मैं फंडामेंटली बिलीव करता हूँ कि 5 साल में ये नहीं मैं कह रहा कि दूध की नदियाँ बह जाएंगी यहाँ पे, बट आपका जो इस वक्त का आउटलुक है इकॉनमी का वो ज़रूर तब्दील होना शुरू हो जाएगा। इससे मेरा मतलब ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी में अगर एग्रीकल्चर की जो यील्ड्स हैं वो बढ़ना शुरू होती हैं, जो कि 1 से 3 साल में होगा, तो आपकी अगर वीट लोकली प्रोड्यूस हो रही है, ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, बेहतर यील्ड पे आ रही है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे आ जाएगी, पैदावारी सलाहियत ऊपर चली जाएगी, तो वीट की कीमत जो है वो कम हो जाएगी, वीट की कीमत में खातिर खा इजाफा नहीं होगा। यही प्रोसेस राइस में, मेज़ में, कॉटन में, सब में कीजिए। सो आप अगले 2 से 5 साल में ये देखना शुरू करेंगे कि एक डिफरेंट एग्रीकल्चर दिखाई दे रहा है। ये तो पहला ऑर्डर ऑफ बिजनेस है। इससे इन्फ्लेशन भी संभलेगी, इंपोर्ट्स पे भी काबू पाया जा सकेगा, और मिडल ईस्ट की जो फूड सिक्योरिटी है वो आप पे डिपेंडेंट होना शुरू हो जाएगी, और अगर वो आप पे डिपेंडेंट होना शुरू हो जाए तो मुल्क का वक़ार भी तब्दील हो जाएगा। ये एक ईजी स्टोरी बता रहा हूँ क्योंकि ये स्टोरी मौजूद है ग्राउंड पे। रेकोडेक के साथ साथ और खान साहब, क्या IMF के प्रोग्राम से निकलने का एक नुक्ता आगाज भी है, एक ओपनिंग पॉइंट ये ऐसा हो सकता है कि फिर IMF के प्रोग्राम से भी पाकिस्तान निकल सके इन फ्यूचर? आई एम रियली ग्लैड कि आपने मुझसे ये सवाल पूछा। मैं आजकल एक पेपर लिख रहा हूँ, उसका टाइटल जो है वो है ट्रांजिशनिंग आउट ऑफ IMF।
मैं भी यही चाहता हूं कि पाकिस्तान इस प्रोग्राम को कंप्लीट करे। एक प्रोग्राम और लेना चाहिए पाकिस्तान को, ये मेरी बड़ी मुस्तनद राय है पाकिस्तान पे, क्योंकि अभी हमें जो अपने आप को संभालना है उसमें उस डॉक्टर का जो स्टैंप ऑफ अप्रूवल है वो साथ लेकर चलना है। सो एक और प्रोग्राम लीजिए, पर उसमें ये कलीदी काम कीजिए, एग्रीकल्चर को, मुल्क को डीरेगुलेट करने को, प्राइवेट सेक्टर को एक्साइट करने को। FDI $1.5-2 अरब है, इसका टारगेट सेट कीजिए और SIFC को भी टारगेट दीजिए कि $5 अरब की मिनिमम अगले 5 साल में हर साल पर एनम FDI लगनी चाहिए, ताकि एक बात की क्लैरिटी हो बिल्कुल कि आपने आखिर कहाँ तक लेके जाना है इस हुजम को। इसके साथ साथ ये भी याद रखिए कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी आपको एक लोगों की टीम पुटअप करनी पड़ेगी। देखिए, जर्नलिस्ट्स की टीम के साथ कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ये तो अयां हो गया ना कि आपको इस वक्त प्राइवेटाइजेशन में एक बहुत ही अच्छी टीम लानी है, आपको एनर्जी सेक्टर में एक टीम लानी है। जर्नलिस्ट स्ट्रक्चर कभी भी ये डिलीवर नहीं कर सकते। इंडिया में तब्दीली 91 में तब आई थी जब मनमोहन सिंह ने वो प्रेजेंट किया था बजट, जिसमें उन्होंने इंडिया का वो फ्रेमवर्क रखा था। जनरल पार्क ने यही काम साउथ कोरिया में किया था, ली क्वान यू ने ये काम किया था। इन मिसालों से समझिए कि यू नीड टू पुट दैट स्मार्ट टीम टुगेदर इन एवरी इकोनॉमिक स्फीयर, जो इस तब्दीली को एक्चुअल में अमली जामा पहनाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। खाका नजीब साहब साबिक मुशीर वज़ारत साहब मौजूद थे और बता रहे थे कि आने वाले अगले चंद महीनों और सालों में पाकिस्तानी हुकूमत को कौन कौन से ऐसे इक़दाम लेने पड़ेंगे जिससे मईशत को मज़ीद मजबूत किया जा सके। एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक ऑडियो लीक हुई है चेयरमैन PTI की अहलिया की, उनके अपने वकील के साथ। उस ऑडियो लीक में क्या कुछ शामिल है, किस तरह से इक़्तिदार की जंग के लिए एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, इस पर गुफ्तगू होगी। फयाजुल हसन चौहान साहब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी और उनके वकील लतीफ़ खोसा की एक ऑडियो मंजर-ए-आम पर आई है और उस ऑडियो में चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी चेयरमैन PTI की बहनों से मुताल्लिक इल्ज़ामात भी लगा रही हैं और वो जो एक वाक़या पेश आया उनके और उनकी अपनी नंदों के दरमियान, उस वाक़े से मुताल्लिक उन्होंने लतीफ़ खोसा साहब से गुफ्तगू की है कि वो लतीफ़ खोसा साहब से, जो कि चेयरमैन PTI के वकील हैं, बुशरा बीबी के वकील हैं, तो वो क्यों उनसे मिलने गई वहाँ पर। और इसमें उन्होंने लतीफ़ खोसा साहब से भी ये कहा कि आपकी अहलिया की जानिब से, आपकी बीवी की जानिब से कहा गया था कि आप लतीफ़ खोसा साहब से जाकर मिलें, लेकिन उनको यानी बुशरा बीबी को लतीफ़ खोसा साहब से उन ख़वातीन का, इमरान खान की बहनों का मिलना बिल्कुल पसंद नहीं आया और फिर वो वहाँ से उठकर वापस आ गई। अब इस पूरी ऑडियो से मुताल्लिक हम गुफ्तगू करते हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब इस्तेहकाम पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज साहब, ये एक अजीब व गरीब सा इस वक्त एक माहौल बना हुआ है। ये जो ऑडियो आई है इसमें आप देखें कि मतलब आपस में घर के अंदर की जो लड़ाइयाँ होती हैं वो लतीफ़ खोसा साहब से उस पर डिस्कशन भी हो रही है और बुशरा बीबी ये कह रही हैं कि आप ही तमाम केसेस हमारे देखेंगे, आप ही को ये तमाम केसेस करना है और इसके अलावा मैं किसी और को वकील नहीं करने दूंगी। तो ये हो क्या रहा है? इस ऑडियो से हम क्या समझें? ये इख्तिदार की एक जंग है, क्या पार्टी की चेयरमैनशिप को हथियाने की कोई कोशिश है, या ये क्या समझ आया आपको इस ऑडियो से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आप पिछले 2 साल से 1.5 साल से हर रोज़ कोई ना कोई ऑडियो वीडियो डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिसमें बहुत सी चीज़ें बेनकाब हो रही हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की, उनकी मिसेस की और उनका पूरा अंदाज़े सियासत, अंदाज़े माशरत, अंदाज़े अखलाकियात, सारी चीज़ें। और अब ये जो आज लीक हुई है, ये तो देखें, तीनों अफराद शिकारी हैं इस वक्त। मैं पिछले कोई सुबह से कुछ पे बीपर भी कर चुका हूँ, ये आपका तीसरा शो कर रहा हूँ। मैं हर शो में, हर बीपर में मैंने ये कहा कि लतीफ़ खोसा साहब भी शिकारी हैं, वो अपने शिकार पे हैं। बुशरा बीबी साहिबा 6 साल से शिकार पे हैं। अलीमा भी शिकार पे हैं। सारे जनाब एक शिकारी की तरह इस वक्त बिहेव है उनका, चेयरमैन तहरीक इंसाफ बनने के लिए, इक़्तिदार के लिए, ताकत के लिए, पैसे के लिए और अपने आप को बचाने के लिए कानून के शिकंजे से। लतीफ़ खोसा साहब से पूछें, यार आप तहरीक इंसाफ के चाचे, मामे, ताए, फुफड़ बने हुए हैं। आपने अभी तक पीपल्स पार्टी को बाकायदा छोड़ी नहीं है। आपने पीपल्स पार्टी से ऐलान बराई हुआ। आप जनाब बने हुए हैं तहरीक इंसाफ के और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जनाब नंबरदार, वो अपने बच्चे की और अपनी सियासत के लिए जनाब सारा कुछ कहानी करने लगे हुए हैं। इधर से अलीमा साहिबा हैं,
वो अपनी चेयरमैनी, और मैं तो 17 साल पार्टी में रहा हूँ, हम तो सुनते थे इनके दाएं बाएं खवातीन से भी और फैमिली के अफराद से भी कि वो तो बरमला कहती हैं पिछले 25-26 साल से कि ये पार्टी हमारे फैमिली की पार्टी है, इसमें हमारे भाई का और सारा हमारा जनाब कुर्बानियाँ है, और अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ ना हुए, मेरा भाई ना हुआ, तो हम इस पार्टी को कंट्रोल करेंगे। अब उनकी ये ख्वाहिश उनको पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही। बुशरा बेगम साहिबा फंसी हुई हैं अपनी करप्शन, बदयांती और मारामारी के जो सारे केसेस हैं, वो अपनी जान बचाने के चक्करों में वो जान बच नहीं रही। अभी सारे आपस में लड़ रहे हैं, और अभी जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अपना सक्सेसर नामजद किया है, इसके ऊपर अभी अगले 10, 12, 15 दिन में आपको मजीद कई लड़ाइयां नजर आएंगी। अकबर एस बाबर साहब आ रहे हैं सामने, अच्छा, वो बानी मेंबर है, वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ेंगे चेयरमैनी के परसों, और फिर उसके अलावा भी और कोई कैंडिडेट आएंगे। फिर इलेक्शन की जो रिट है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन की, उस रिट को भी जो है वो आप देखेंगे चैलेंज होगी जनाब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में। तो ये सारी इक़्तिदार की और अपनी, जिसे कहते हैं ना कि कानून से बचने की एक भाग दौड़ है, और हर बंदा शिकार पे है। बस सिंपल सी बात। सही। तो इसका मतलब ये इन तीनों की तो लड़ाई हो रही है, ये चल रही है फयाज साहब, लेकिन वही कि इसमें फ़ायदा तो फिर बैरिस्टर गौहर अली साहब का होने जा रहा है चेयरमैन पीटीआई के लिए, तो उनका नाम सामने आ रहा है, तो ये लड़ाई का ये फ्रस्ट्रेशन निकल रही है। सर, बैरिस्टर गौहर आज से 4 महीने पहले कोई जानता नहीं था, और बैरिस्टर गौहर पिछला इलेक्शन पीपल्स पार्टी के टिकट से लड़े। बैरिस्टर गौहर साहब इस वक्त भी जनाब आपका जो AAA चैम्बर है, लॉ चैम्बर है, एतजाज एहसन साहब का, उसकी वेबसाइट पे उनके नंबर के राइट हैंड के तौर पे उनका प्रोफाइल मौजूद है। बुनियादी तौर पे मैं तो ये समझता हूँ कि आसिफ जरदारी साहब ने बड़े टैक्टफुली चौधरी एतजाज एहसन साहब के जरिए से पीटीआई को अगवा कर लिया है। सिंपल सी बात है। मुझे बताएं शाह महमूद कुरैशी साहब का क्या कसूर है, मुझे बताएं चौधरी परवेज इलाही साहब का क्या कसूर है। ये दोनों सजा याफ्ता तो नहीं है, ये दोनों कुर्बानियां दे रहे हैं। इन दोनों ने वफा के हवाले से हक अदा किया, 75, 70 साल, 80 साल उम्र के बावजूद। इनको क्यों नहीं बनाया गया? कॉन्स्टिट्यूशन है जो पार्टी का, आइन है, एथिक्स है, वैल्यूज है, उसके मुताबिक सीनियर वाइस चेयरमैन या वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब डिजर्व करते थे, एलिजिबल थे कि उनको चेयरमैन बनाया जाए। उसके बाद चौधरी परवेज इलाही साहब डिजर्व करते थे। फिर असद कैसर साहब और अली मोहम्मद खान साहब, इनका क्या कसूर था? जनाब ये एक डम्मी सा बुजदार साहब की तरह और महमूद खान साहब की तरह इन्होंने अपनी तरफ से बनाया है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि ये डम्मी नहीं है। अच्छा, ये प्लांटेड है। ये पीपल्स पार्टी चौधरी एतजाज एहसन साहब के जरिए से ये प्लांटेड है। अब ये उसके बाद पछताएंगे, अब जो इसके रिपरकशंस आएंगे। जैसे बुशरा बीबी अब कहते हैं प्लांटेड है, अब अपने मुंह से मानते हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ, तभी तो उन्होंने दूर किया हुआ है, तभी तो बुशरा बीबी पे वो एतबार नहीं कर रहे। अब उन्हें समझ आ गई है कि रूहानियत, ख्वाब, जिन सब बकवास था, सारे का सारा जनाब सिलसिला फैजिया था, पीछे रहमतुल्लाह जिन था, उसके पीछे इंटेलिजेंस नेटवर्क था। अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ को ये चीज समझ आ गई। अब इनको इस बैरिस्टर गौहर के फैसले के ऊपर भी कुछ अरसे बाद समझ आ जाएगी। तो ये फयाज साहब, ये अभी ये उस ऑडियो की तरफ अगर वापस आएँ तो उसमें बुशरा बीबी ये कह रही है खोसा साहब से कि जब उन्होंने पूछा अलीमा खान साहिबा से और दीगर से कि आप वहाँ पर क्यों गई थी, तो उन्होंने कहा कि ये जहर वाली लाइन क्यों लिखी थी, हम ये पूछने गए थे। तो क्या ये लाइन्स इस तरह की लिखवाई जाती हैं और ये बयानात के अंदर फिर इस तरह से भी हेर फेर की जाती है कि केसेस पर असरअंदाज हुआ जा सके? टोटल झूठ बोल के, जिस तरह झूठ के जरिए से बयानिया कायम किया फौज के खिलाफ, ISI के खिलाफ, जनरल फैसल नसीर के खिलाफ, आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर के खिलाफ, इसी तरीके से अदारे के खिलाफ, अदालती अदारों के खिलाफ, आपकी जनाब जजेस के खिलाफ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के चीफ जस्टिस के खिलाफ, जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ, किस किस के हवाले से क्या क्या झूठा प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया के जरिए से जैसे किया गया, वैसे यहाँ पे भी सारा झूठा बयानिया होता है। बाहर आके एक बंदा कुछ और बोल रहा होता है, बहन कुछ और बोल रही होती है, बेगम कुछ और बोल रही होती है, एक वकील का किबला कोई और होता है, दूसरे वकील का किबला कोई और होता है। एक कहता है अंदर जुल्म हो रहा है, दूसरा आगे कहती है अंदर सुकून से है, तीसरा कहती है जनाब हाय हाय सत्यानाश फिर गया। यह अजीबो गरीब झूठ, फ्रॉड, फरेब, धोखा, ये उसके जरिए से सारा मामला चलाया जा रहा है और उसी के ऊपर फिर आपस में लड़ भी रहे हैं।
उसके ऊपर खींचातानी है, उसके ऊपर पार्टी चेयरमैनी का। अब देखा ना, लेफ्टिनेंट जनरल नईम लोधी साहब को रिक्वेस्ट करके चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने आज से कुछ दिन पहले कहा कि मेरी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला ठीक करवाएं। उन्होंने बीच में हाथ डाला। अच्छा। तो जनाब बुशरा बीबी का बाकायदा डायरेक्ट फोन गया जनरल नईम खालिद लोधी साहब को, उनको शटअप कॉल दी कि आपने ज्यादा फुर्ती नहीं दिखानी, आपने ज्यादा चलाकी नहीं दिखानी, आपने एस्टेब्लिशमेंट और फौज से कोई माफी शाफी की बात नहीं करनी, आप इस मामले में ना पड़े। वो फिर मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो जनरल नईम लोधी साहब ने कहीं तज़किरा किया कि यार ये दो औरतें जनाब फांसी के फंदे तक पहुंचाना चाहती हैं जनाब अपने भाई और अपने मियाँ को, अपने अपने मफादात के लिए। तो हर कोई अपने मफाद के लिए। लतीफ खोसा साहब अगर पीपल्स पार्टी के सगे नहीं हुए, आसिफ जरदारी साहब के सगे नहीं हुए, कि जिन्होंने कहां से उठा के कहां पे गवर्नर और मिनिस्टर और क्या क्या बनाया, सेक्रेटरी जनरल बनाया, जब उसके सगे नहीं हुए तो क्या वो तहरीक इंसाफ के और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के सगे होंगे बगैर ज्वाइन किए हुए? इस ऑडियो में भी उन पर ये इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने बड़ी गुफ्तगू की 9 मई के हवाले से, चेयरमैन पीटीआई के हवाले से, साइफर केस के हवाले से, बुशरा बीबी के हवाले से, और बड़ा बुरा भला कहा। ये फिर इस ऑडियो में ज़ाहिर ये कोट भी किया गया है कि ये सब लतीफ़ खोसा साहब की जानिब से मुबैना तौर पर कहा गया। सारे शिकार पे और एजेंडे पे है। चौधरी एतजाज़ अहसन साहब का शिकार और एजेंडा पुराना है। वो गैर मुल्की एजेंसियों के इशारे पे सिखों की लिस्टें फराहम करने से लेके परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जजों की तहरीक से लेके हर हवाले से उनका एक सस्पिशियस, एम्बिगुअस और नेगेटिव किरदार होता है। आज उन्हें मिलिट्री कोर्ट्स जाना बुरी लग रही हैं। आज से पहले जनाब अप्रैल मार्च 2022 पिछले साल से पहले 3.5 साल चेयरमैन तहरीक इंसाफ की वजारत उज़्मा के दौर में 28 बंदों को जनाब सजा हो जाती है मिलिट्री कोर्ट में, 3 को सजाए मौत हो जाती है। उस वक्त तो इनका ईमान नहीं जागता, ना चौधरी एतजाज़ अहसन साहब का जागता है, ना लतीफ़ खोसा साहब का जागता है। उस वक्त तो ठंड मुठ थी, उस वक्त तो सत्तू और भंग पी के जनाब सुकून की और चैन की बैठे हुए थे। इधर जब जनाब रियासत के ऊपर हमला हुआ, रियासती इदारों के ऊपर हमला हुआ, मुल्क की सॉवरेनिटी दांव पे लग गई, तब मिलिट्री कोर्ट्स की बारी आई तो ये कहते हैं कि हकूक़ इंसानी की खिलाफ वर्जी है, आइन इजाज़त नहीं देता, कानून इजाज़त नहीं देता। ये पीछे से डोरियां हिलती हैं, बाहर बैठे हुए जो गैर मुल्की ताकतें हैं वो डोरियां हिलाती हैं, ये आ जाते हैं जनाब पपट बन के। मुझे बताए ना, एतजाज़ अहसन तहरीक इंसाफ है या लतीफ़ खोसा तहरीक इंसाफ है? कुर्बानियां दे दे के हम थक इस तरह साल मारे खा के अली। बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ उल हसन चौहान साहब, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।